हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके इस चैनल पे, जहां मैं सिर्फ और सिर्फ अलौकिक और भूत प्रेत आत्माओं से जुड़ी घटनाओं के बारे में बताता हूँ। मैं यहाँ जो भी बताऊंगा वो या तो मेरे साथ घटी सत्य घटनाओं पर आधारित होंगी या फिर वो कहानियाँ होंगी जो मैंने खुद लिखा है। यहाँ आपको ऐसी कहानियाँ नहीं मिलेंगी जो किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म या किसी वेबसाइट से लिया गया हो। यहाँ बताई गई सारी घटनाएं और कहानियां मेरे खुद के लिखे गए संग्रह से ही लिए गए हैं। आज की ये घटना भी मेरे साथ बीती एक सत्य घटना पर ही आधारित है। ये घटना सन 1977 की है। मैं तब 13 साल का था। यूँ तो ये घटना मेरे और मेरे पिताजी से जुड़े हुए हैं, जबकि उस रात उस विशिष्ट घटना को अनुभव करने वाला केवल मैं ही था। मेरे पिताजी एक सरकारी अफसर थे और काम के सिलसिले में उन्हें कई बार एक राज्य से दूसरे राज्य जाना पड़ता था। ऐसे ही एक बार मेरे पिताजी को दार्जिलिंग जाना था सरकारी काम से। ये सुनते ही मैं भी उनके साथ जाने का जिद करने लगा। मेरे पिताजी ने पहले तो मना कर दिया, ये बोल के कि उनके काम करने का कोई निर्धारित समय या स्थान नहीं होता। उन्हें पूरे दिन कई सरकारी ऑफिसेज के मुआयने करने पड़ते हैं और ऐसी हालत में एक 13 साल के बच्चे को साथ लिए चलना हालत को और मुश्किल बना देगा, जो कि सच भी था। मेरे पिताजी का काम थोड़ा जोखिम भरा था, जान का खतरा बना रहता था, लेकिन उस वक्त मेरे जिद के सामने मेरे पिताजी ने हामी भर दी। माँ के पास भी आपत्ति जताने का कोई ठोस वजह नहीं थी, क्योंकि मेरे हाफ ईयरली एग्जाम खत्म हो गए थे और एनुअल एग्जाम में भी अभी 3 महीने और बाकी थे। 4 दिन बाद मैं और मेरे पिताजी शाम 7:30 बजे की दार्जिलिंग मेल से रवाना हो गए। पिताजी की टीम उनसे जलपाईगुड़ी स्टेशन पर मिलने वाली थी। अगले दिन सुबह 10:30 बजे हम जलपाईगुड़ी स्टेशन पहुँच गए। मुझे स्टेशन के वेटिंग रूम में बिठाकर मेरे पिताजी वहाँ से स्टेशन मास्टर के रूम में चले गए किसी को फ़ोन करने के लिए। कुछ 10-15 मिनट बाद ही वो वापस आए और मैं और मेरे पिताजी दोनों स्टेशन के बाहर चले आए। बाहर निकलते ही एक अंकल मेरे पिताजी के नाम का बोर्ड लेके खड़े थे। हम उनके पास गए। पिताजी ने उन्हें अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया और वो हमें लेके गए जहाँ कारी पार्क थी। एक पुरानी एम्बेसडर खड़ी थी सफ़ेद रंग की, और वहाँ 2 अंकल और भी थे। उन्होंने हमें देखते ही आगे बढ़ आए और हमसे हाथ मिलाया। पिताजी के पूछने पर उन्होंने बताया कि मौसम की खराबी की वजह से ट्रेन काफ़ी लेट है और इसलिए पूरी टीम अब तक नहीं पहुंच पाई। हम सब गाड़ी में दाखिल हो गए और गाड़ी दार्जिलिंग के लिए रवाना हो गई। कुछ 4.5 घंटे के बाद हम दार्जिलिंग पहुंच गए। दार्जिलिंग का तापमान -1 डिग्री था। ठंड के मारे मैं सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, जबकि मेरे पिताजी और बाकी लोगों को देख के लग रहा था मानो सर्दी है ही नहीं। हमारे रुकने की व्यवस्था एक पुराने ब्रिटिश बंगलों में की गई थी। आज़ादी से पहले वो बंगलो किसी ब्रिटिश ने सन 1912 में अपने खुद के रहने के लिए बनाया था, पर फिर आज़ादी के बाद उसे सरकार ने एक सरकारी गेस्ट हाउस में तब्दील कर दिया। ये बंगलो गोलाबारी से थोड़ी ही दूर में था। गोलाबारी दार्जिलिंग में एक काफ़ी प्रचलित जगह है। जो दार्जिलिंग गए हैं वो इस जगह से भली भांति परिचित होंगे। वैसे यहाँ सरकारी अफसर भी कभी कभार ही आते थे, क्योंकि सरकारी अफसरों का ज़्यादातर सर्किट हाउस में ही रहने की व्यवस्था की जाती थी। जब कभी सर्किट हाउस अवेलेबल नहीं होते थे तो ही दूसरे विकल्प के बारे में सोचा जाता था। उस बंगलों को देख के मैं खुश भी हुआ और दुखी भी। खुश इसलिए क्योंकि मैं इससे पहले कभी भी किसी ब्रिटिश बंगलों में नहीं रहा, और दुखी इसलिए क्योंकि ये बंगलो देखने में काफ़ी पुराना लग रहा था और ये एक पहाड़ी के ऊपर था, बिल्कुल सुनसान। दिन के वक्त भी कैसा अजीब सा सन्नाटा था चारों तरफ। हम गाड़ी से उतरकर बंगलों की तरफ बढ़ते ही बदसा आगे बढ़ खड़ा आया। बदसा उस बंगलों का केयर टेकर था। यही कुछ 30-31 साल का होगा। हम सब बदसा के साथ बंगलों की तरफ बढ़ने लगे। मेन गेट से घुसते ही हमें एक बड़ा सा लॉन दिखा जिसके दोनों तरफ गार्डन थे। लॉन से होके हम बंगलों के अंदर दाखिल हुए। बंगलो 2 मंजिला था। वैसे बाहर से तो पक्का लग रहा था, पर अंदर जाके देखा असल में अंदर का सब कुछ लकड़ी का बना हुआ था। और जैसे जैसे हम चल रहे थे फर्श से लकड़ियों के चरमराने की आवाज़ें आ रही थी। बंगलों में बिजली नहीं थी। सुबह को तो खिड़कियों से थोड़ी बहुत रोशनी आ जाती थी, पर शाम के बाद सिर्फ मोमबत्तियों का ही सहारा था। बदसा हमारा सामान लेके अंदर चला गया। बाकी के जो 2 और अंकल थे वो भी मेरे पिताजी से कुछ देर बात किए और चले गए। उनके रहने का इंतज़ाम शायद कहीं और किया गया था। फिर ड्राइवर जी, वही जो सुबह मेरे पिताजी के नाम का प्लेकार्ड लेकर स्टेशन के बाहर खड़े थे, मेरे पिताजी से जाने की इजाज़त ली और कहा कि अगले दिन सुबह 8 बजे आएंगे पिताजी को पिकअप करने के लिए। अब उस बंगलों में बस 3 ही लोग थे, मैं, मेरे पिताजी और बदसा। बदसा ने हमारे लिए लॉन में 2 कुर्सियां ला के रखी। मैं और मेरे पिताजी वहां बैठ के चाय बॉर्नविटा पी रहे थे।
कुछ देर बाद बादशाह हमारे पास आके पिताजी से पूछने लगा कि रात को क्या खाना पसंद करेंगे। पिताजी ने कहा कुछ भी बना दो। बादशाह ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा और बाबा के लिए चिकन बना दूं? पिताजी ने कहा फिर सबके लिए चिकन कर दो। बादशाह सर हिलाते हुए अंदर चला गया। कुछ 2 घंटे बीते होंगे। मैंने घड़ी में देखा शाम के 5:15 बजे थे। यहाँ पहाड़ों में सूरज बहुत जल्दी डूब जाता है। उस वक्त ऐसा लग रहा था मानो 5 नहीं बल्कि 7-8 बज चुके हैं। शाम होने के साथ साथ ठंड भी काफ़ी बढ़ रही थी। मेरे पिताजी के कहने पे हम दोनों बंगलों के अंदर चले गए। अंदर जाके देखा घर में कम से कम 25-30 मोमबत्तियां जल रही थी। हम घर के अंदर घुसे ही थे कि बाहर से एक गाड़ी की हॉर्न सुनाई दी। पिताजी ने जाके दरवाज़ा खोला तो देखा कि लॉन से कोई तेज चलते हुए आ रहा। सामने आया तो देखा कि वो ड्राइवर जी थे। उन्होंने कहा साहब, आपको बड़े साहब ने दूसरे वाले ऑफिस में बुलाया है अभी। पिताजी ये बात सुनते ही आग बबूला हो गए। इसलिए नहीं कि उनके बॉस ने उन्हें इस वक्त बुलाया था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जिससे डर रहे थे वही हुआ। पिताजी ने मेरी ओर देखते हुए मुझ पे चिल्लाने लगे। देखा, इसीलिए मैं तुम्हें ऑफिशियल टूर पे साथ नहीं लाता। अब पता नहीं इस ब्रीफिंग को कितना टाइम लगेगा। सुबह हो जाएगी मेरे लौटते लौटते, या शायद शाम भी हो सकती है। घूमने का बड़ा शौक था ना तुम्हें, अब रहो रात भर यहाँ अकेले। पिताजी के चेहरे से कोई भी बता सकता था कि पिताजी टेंशन में आ गए थे। पिताजी की आवाज़ सुनकर बादशाह किचन से बाहर आ गया। बादशाह ने पिताजी से कहा कि आप फिक्र मत कीजिए, बाबा अकेला कहाँ, मैं भी तो हूँ। अब बाबा भी कोई बच्चा थोड़ी रहा। ये कहते हुए बादशाह ने मेरे पीठ पे जोर से एक थपकी लगाया। इतने में दरवाजे से ड्राइवर जी भी बोल उठे। हाँ साहब, आप खामखा इतना टेंशन ले रहे हो, बादशाह तो है ना यहाँ, आप बेफिक्र हो जाइए। पिताजी को देख के साफ पता चल रहा था कि वो बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हुए थे, पर उनको ये भी पता था कि अभी ये सब सोचना फिजूल है, क्योंकि जाना तो उन्हें पड़ेगा ही। पिताजी तुरंत निकल गए ड्राइवर जी के साथ। बादशाह ने कहा, बाबा मैंने आपका सामान ऊपर वाले कमरे में रख दिया है, सीढ़ी से चढ़कर बाईं तरफ। आप ऊपर जाके आराम करो, मैं कुछ देर में गर्म दूध में ब्रांडी डाल के लाता हूँ, आपका शरीर गर्म रहेगा। मैं ऊपर चला गया। सीढ़ियों से चढ़ते वक्त सीढ़ियाँ ऐसी चरमराती आवाज़ कर रही थी कि ऐसा लग रहा था मानो किसी भी वक्त ये सीढ़ियाँ टूट कर गिर सकती हैं। मैं अपने कमरे में जाके देखा, कमरे में ज़रा सी भी रोशनी नहीं थी और खिड़की खुली हुई थी और कमरा बिल्कुल डीप फ्रीजर जैसा हो गया था। ऐसा लग रहा था मैं फ्रिज के अंदर खड़ा हूँ। मैंने जल्दी से जाके खिड़की बंद कर दी। खिड़कियाँ इतनी लंबी और भारी थी कि मुझे उन्हें खींच के बंद करने के लिए काफ़ी ताकत लगाना पड़ा। मैंने ऊपर अपने कमरे से ही बादशाह को आवाज़ लगाया, बादशाह भैया, यहाँ कोई भी मोमबत्ती नहीं लगाई आपने, कमरा बिल्कुल अंधेरा है। बादशाह ने तुरंत जवाब दिया, बस आया बाबा, आप ज़्यादा इधर उधर मत जाना, गिर जाओगे। मैं चुपचाप अपने बेड पर लेट गया। कुछ ही देर में बादशाह दूध का ग्लास लेके कमरे में आया। मेरे हाथ में ग्लास थमा के वो मोमबत्तियाँ जलाने लगा। उसने कमरे में 6 मोमबत्तियाँ रख दी थी अलग अलग जगहों पर। कमरा रोशनी से भर गया। मुझे और थोड़ा वक्त लगेगा खाना बनाने में। डिनर रेडी होते ही मैं आपको बुला लूँगा, तब तक आराम कीजिए। ये कहते हुए बादशाह नीचे चला गया और मैं धीरे धीरे गर्म दूध की चुस्कियाँ लेने लगा। रोशनी में अब मैं कमरे को ठीक से देख पा रहा था। कमरा काफ़ी बड़ा था और खाली सा भी। कमरे में सिर्फ 2 सिंगल बेड्स थे। उसके सामने एक टेबल, एक कुर्सी और कमरे के दूसरे छोर पे एक अलमीरा, बस। बाकी कमरे में और कुछ भी नहीं था। कमरे के अंदर थोड़ा सा नज़र घुमाते ही मुझे एक दरवाज़ा दिखा जो कि कमरे के अंदर ही था। मैं उस दरवाजे के पास गया तो मुझे उस कमरे से तेज़ इत्तर की खुशबू आने लगी। मैंने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, पर वो खुला नहीं, शायद अंदर से बंद था। मैं थोड़ी देर कमरे में टहलने के बाद वापस बेड पे जाके लेट गया। चूँकि बेड पे लेटे लेटे मैं बोर हो रहा था, तो मैंने अपने बैग से एक स्टोरी बुक निकाला और बेड पर लेटे लेटे पढ़ने लगा। कुछ ही देर बाद तकरीबन 8:30 बजे बादशाह ने आवाज़ लगाया, डिनर रेडी है बाबा, नीचे आ जाओ। मैं अपने किताब को वापस बैग में रख के नीचे चला गया। नीचे जाके देखा टेबल पर डिनर लगा हुआ था। मैं बैठ के डिनर करने लगा और बादशाह वापस किचन में चला गया। कुछ देर बाद बादशाह किचन से निकल के मुझसे पूछा, और कुछ चाहिए बाबा?
मैंने उसके सवाल का जवाब दिए बगैर ही पूछ बैठा, बत्सा भैया, मेरे कमरे के अंदर वो दरवाज़ा कैसा? बत्सा ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं बाबा, वो कमरा बंद ही रहता है, उससे काफ़ी कीड़े वगैरह आते हैं। ये कहते हुए वो अंदर चला गया। मैं अपना डिनर ख़त्म करके बत्सा को गुड नाइट कहते हुए ऊपर जाने लगा तो किचन से ही बत्सा ने आवाज़ लगा के कहा, मैं नीचे ही सोया रहूँगा बाबा, रात को कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना। मैं ठीक है कहते हुए ऊपर चला गया। दोस्तों, आज की इस घटना का पहला भाग यही तक था। अगले हफ्ते मैं घटना का दूसरा भाग प्रस्तुत करूंगा आपके समक्ष। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आप दोबारा इस चैनल पर ज़रूर आइए और इस तरह की भयावह घटनाओं का अनुभव लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, शुभ रात्रि।